नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग डे के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द एसेंस ऑफ द गीता। तो कहने का मतलब है कि गीता का सार क्या निकलता है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता एड्रेस कर रही है ह्यूमन नीड्स के बारे में अलग अलग लेवल पर, फ्रॉम प्रैक्टिकल सेल्फ रियलाइजेशन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो प्रैक्टिकल आत्मज्ञान होता है उससे लेकर जो एक्चुअल में आप काम कर रहे हो, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हो और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो वो दोनों चीज़ों तक जो है हमें गीता एक पाथ जो है वो दर्शाती है। इसके अलावा भगवत गीता की बात करें तो वो जो है जो वेदांत की जो सार है उसको भी यहाँ पर बढ़ाकर हमें हमारे सामने पेश करते हैं कि वेदांत क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर एक्शन, जो कर्म योग या फिर एक्शन इन कर्म योग, नॉलेज इन जनन योग एंड डिवोशन इन भक्ति योग, इन तीनों को भी इकट्ठे करके इनका भी सार बताती है कि इनका क्या महत्व है जिंदगी में। कर्म योग, जनन योग और भक्ति योग। तो इस कर्म योग के ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर लेक्चर जो है उसको हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो उस लेक्चर को आप दोबारा देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा कर्म योग, जनन योग और भक्ति योग तीनों में क्या फर्क है। इसके अलावा आखिर में बात कर रहे हैं दीज वर सेट फोर्थ सेपरेटली इन अर्लियर स्क्रिप्चर्स। मतलब ये सब चीजें पहले जो स्क्रिप्चर्स लिखी गई थी उसमें पहले से ही यहाँ पर सेपरेटली लिखी हुई थी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज है, भक्ति है, जो आप कर्म कर रहे हो एक्शन, ये जो है हिस्सा है उस धर्म का। और आगे बात कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन आप करते हो और जो फोकस करते हो आप किसी चीज के ऊपर, ये दोनों को दोनों चीजें जो है ना, दो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं भगवत गीता के। एक होता है कंसंट्रेट करना, पढ़ना, दूसरा होता है फोकस करना। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, तो हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मतलब कि उसको करने का योग्यता जो है ना वो होनी चाहिए कि हाँ आप इसके योग्य हैं कि आप उस काम को कर लेंगे। तो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। एक तो ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, एक जो है टेक्निकल योग्यता होनी चाहिए उस फील्ड में जहां पर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना और योग्यता होना ये भी जो है काफी नहीं है। आपको फेथ भी होना चाहिए और आपको पूरा का पूरा अपने आप को डिवोट करना होगा जिस कारण के लिए आप काम करने जा रहे हो। तो अपने आप को पूरा वो उस काम में आपको झोंकना होगा, तभी उस काम में आपको जो है सक्सेस मिलेगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक्शन को फॉलो अप करते रहो, काम करते रहो। और उसी समय एक बार और आप ध्यान रखो कि अगर आप काम करोगे बिना किसी नॉलेज के, वो किसी काम की नहीं है। और जो आपका डिवोशन है ना, जो आपने इतना काम किया, पूरा लगन से आप लगे हुए हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति भाव से काम कर रहे हो, फिर वो खत्म हो जाएगा एक वेस्टफुल एफर्ट की तरह कि आपने एफर्ट तो काफी किया लेकिन वो वेस्ट चला गया। और आगे बात कर रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर्स में, गीता के अलग अलग चैप्टर्स में यहाँ पर जिंदगी को कैसे मैनेज करना है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है हर एक चैप्टर की एक दूसरे के साथ कि हम कैसे जो है अपने काम में लीन हो सकते हैं और कैसे उसको जो है संपूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी काम में एंगेज हो चुके हो, कोई भी आपने काम उठाया, चाहे आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, चाहे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हो चाहे किसी और फील्ड में हो, तो उस समय आपका जो फोकस है ना, वो जो की ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस काम को करने के लिए उन्हीं के ऊपर होना चाहिए, तभी उस काम को अच्छे से आप कर पाओगे। तो यही श्री कृष्ण जी के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल सही एटीट्यूड होगा काम के प्रति, अगर आपने उस काम को जो है फिनिशिंग की ओर लेकर जाना है, मतलब उस काम को खत्म भी करना है। ऐसा ना हो आपने एफर्ट करते रहे वो फिर वो एफर्ट वेस्ट होकर चला जाए। और आखिर की पंक्तियों में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कृष्णा जी अपना मैसेज कन्वे करते हैं थ्रू संजय जो कि कथावाचक है, जो नरेटर है, जो नरेट कर रहे हैं उनकी बातों को, जो कहते हैं कि अगर सही कारण और बोल्ड एग्जीक्यूशन, मतलब दलेरी से काम कर रहा है वो बंदा, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है अपने वर्क को, अगर उनका अच्छे से कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहां पर फिर खुशहाली ही है, जीत होगी और उस इंसान की जो है महिमा होगी, उसके काम की भी महिमा होगी भी, उसने
बहुत बढ़िया काम किया है। इस आर्टिकल में चर्चा करने जा रहे हैं कि बैंकिंग में क्या स्ट्रेस है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी के लिए टेम्परेरी आराम मिला है, कैसे मिला है तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो ग्रोथ होती है वो हमेशा, अगर बैंकिंग सेक्टर की रेमेडीज हम करते रहते हैं तो उसका भी एक वाइटल पार्ट रहती है। अगर वो सही तरीके से चलेगा बैंकिंग सेक्टर, तो ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट आई है ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी सावधानी से बताया गया है कि बैंक परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि इतना बुरा प्रभाव पड़ा पेंडेमिक का, लॉकडाउन लग गया, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में खड़ी हुई, फिर भी अभी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ा सा इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बता रही है भारत की इकोनॉमी के बारे में और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। और साथ ही साथ जो एनहांस कैपिटल एक्विडेंसी है बैंक्स में वो भी बढ़ी है। जो कैपिटल एक्विडेंसी मतलब जो पैसा होता है, लिक्विडिटी होती है, वो भी बढ़ा है बैंकों में। तो यहाँ पर बोथ इन 2019 एंड 20 एंड इन द फर्स्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर, इस साल का जो पहला फिस्कल ईयर होगा, पहला हाफ होगा, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ यहाँ पर रिसेंटली मॉरेटोरियम किए गए थे कि जो लोन थे थोड़ा बहुत उनको डिले कर दिया गया था कि आपको ब्याज की किस्तें जो है आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है, और भी बड़े तरीके से लोन माफ़ भी किए गए। तो उसके बावजूद भी अभी जो है जो एसेट का जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल रेशो निकल कर आ रही है, वो फिर भी ठीक है। तो ये कुछ जो यहाँ पर प्रावधान थे जो भारत सरकार ने किए थे कि जो इकोनॉमी है, डिमांड तो चल नहीं रही है, ना प्रोडक्शन एक्टिविटीज ढंग से हो पा रही हैं, तो लोन मोरेटोरियम किया था, लोन माफ किया था, लोन की जो किस्तें आप दे रहे थे उनमें डिले कर दिया था। तो सबसे यहाँ पर बढ़िया रास्ता यही है कि आप जो है फिजिकल सपोर्ट जो है अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते रहो। जैसे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत काफ़ी फिजिकल पैकेजेस अनाउंस किए अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो क्रेडिट जो है वो आप जो है प्रोवाइड करते रहो। और जो लोन सर्विस है ठीक है, वो भी जो है दोबारा से शुरू हो जाए अच्छे से बैंकिंग द्वारा, तो वो भी इकोनॉमी को अच्छा प्रभाव ही डालेगी आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि ये चीज़ नोटेबल है कि जो ग्रॉस एनपीएस है ना, जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनके जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो कम हुए हैं 9.1% के हिसाब से बाय एंड मार्च 2019 और 8.2% के हिसाब से बाय मार्च 2020। तो ये हमारा फिजिकल ईयर एंड होता है, हमेशा मार्च महीने में एंड होता है। तो आगे बात कर रहे हैं जो फर्दर डिक्लाइन हुआ है, अभी सितंबर की बात करें इस साल की 2020 की, तो वो भी 7.5% एनपीएस जो है कम हुए हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बुरी मार जो है हमारी बैंकिंग सेक्टर को मारते हैं। जो बैंक्स लोन दे देते हैं बाद में वो एसेट जो है वो परफॉर्म ही नहीं करते, उनसे कोई ब्याज भी नहीं आता, ना ही मूल जो रकम है वो वापस आती है। फिर बैंक बहुत सारे यहाँ पर हथकंडे अपनाता है कि उनको डिफॉल्टर घोषित किया जाए जिन्होंने लोन लिया था, लेकिन फिर भी कुछ बात बन नहीं पाती है और पूरा जो पैसा यहाँ पर बैंक इन्वेस्ट कर देता है लोन के रूप में किसी को, उसका कोई भी फायदा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो CRAR है, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो है, कि मतलब इतना पैसा आपके पास है मुकाबले जो आपकी जो एसेट्स हैं, ओके, तो उसके हिसाब से जो आपके पास कैपिटल के रूप में जो आपके पास पैसा पड़ा है, वो भी बैंकों में उसकी वृद्धि हुई है 14.3% से लेकर 14.7% तक और 15.8% तक अभी का जो सेम पीरियड चल रहा है। और इसमें से जो पैसा कैपिटल कैसे बढ़ा बैंकों के पास, उसमें से भारत सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन की थी बहुत बड़े पैमाने पर, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया कमर्शियल बैंकों को प्रोवाइड किया गया था, जो हम आम जो टैक्स पेयर की मनी है उससे, और कुछ पैसा जो है बैंकों ने मार्केट से उधार लिया है, ओके, जहाँ पब्लिक जहाँ प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उनसे भी उधार लिया है। तो इस तरीके से पैसा जुटाया गया है बैंकों की तरफ से, जिस वजह से इनका जो कैपिटल है वो इनके एसेट्स के मुकाबले बड़ा है। और आगे बात कर रहे हैं कि कैपिटल कैसे बढ़ा बैंकों के पास, तो उसका यहाँ पर रीजन बताया गया कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इंप्रूव हुई है, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी बैंकों के द्वारा डिविडेंड के ऊपर, जो डिविडेंड के पे करते हैं ये, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से कैपिटल रेशो जो है वो शोर अप हुई है। और आगे बात कर रहे हैं जो आरबीआई की जो द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाई गई थी जो पिछले समय में, और जो दूसरा
वीक क्रेडिट ऑफटेक था, मतलब बहुत ही कम पैसा जो था क्रेडिट हो रहा था बैंकों के पास, उसके खिलाफ जाकर जो है बैंकों के पास इतनी वृद्धि जो है देखने को मिली है कैपिटल की। आगे बात कर रहे हैं कि अगर बैंकिंग की हेल्थ की बात करें कि उसकी सेहत को कैसे ठीक रखना है, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक विगोर है, कहने का मतलब जो जोश है ओवरऑल, वो हमें जो है बरकरार रखना होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी में। और उसके लिए प्रोएक्टिव फिजिकल पॉलिसी कौन तैयार करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार को एक अच्छी फिजिकल पॉलिसी जो है वो गारंटी देनी होगी उसके बारे में कि जो कि आने वाले समय में जो क्रेडिट ऑफटेक है, पैसा जो है वो मिलता रहे बैंकों को, और जिसकी वजह से आगे बैंक जो है लोन प्रोवाइड करें और इकोनॉमी की गति जो है, मोमेंटम जो है ग्रोथ का, वो बढ़ता रहे। और साथ ही साथ एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, उसको भी सही करना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको टैकल करके चलता है, अपने हिसाब से इसको देखता है इकोनॉमी के जब बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से पैसे की लेनदारी करनी है, या देनदारी करनी है, लिक्विडिटी कितनी रखनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो डिसीजन आता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है, जिसको आरबीआई जो है वो टैकल करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को भी यूज करो, एक ओवरसाइट रखो। जो रेगुलेट है, जैसे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है सभी बैंकों को, तो इस रेगुलेटरी ओवरसाइट को इम्प्रूव करो कि और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करेंगे, तभी जो लूप होल निकल कर आते हैं जिसकी वजह से बैंक लोन तो दे देता है, बाद में वो एनपीएस घोषित हो जाते हैं, तो इकोनॉमी को नुकसान होता है, वो चीजें ना हो। तो अभी तो भारत के बैंकों की सिचुएशन ऐसी है कि भारत सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, बहुत बड़े पैमाने पर एनपीएस बढ़ने शुरू हो गए, तब भारत सरकार इतना जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। तो उस समय फिर बैंकों की हालत जो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे 2008 में अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का हाल हुआ था। तो बहुत सारे बैंक उस समय मंदी के दौरान दिवालिया हो गए थे, जिन्होंने पैसा तो लोन के रूप में बांट दिया, लेकिन वो पैसा दोबारा रिकवर नहीं कर पाए। तो यही हालत जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हो रही है, जिसकी वजह से प्रत्येक जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, जहाँ तो उनको मर्ज किया जा रहा है। ओके, जो छोटा बैंक है अगर दिख रहा है कि उसकी फिजिकल हालत बहुत खराब चल रही है, तो उसको बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जा रहा है। और आने वाले समय में ये सिचुएशन, एनपीएस की सिचुएशन को अगर नहीं सही किया गया, मर्ज करने के बावजूद भी एनपीए की सिचुएशन जो है सामने है, तो अगर ये नहीं सही हुआ तो आने वाले समय में इन जो सरकारी बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। तो बहुत गिने चुने सरकारी बैंक जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पैक्ट रहेगा एनपीएस का, जो बैड लोन हो जाते हैं जिनको कि बैंकिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अच्छा डाटा चाहिए हमें, जो कि सही तरीके से हम पॉलिसी का निर्माण कर सके कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन से निपटना है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना होगा कि किस तरीके से जो ट्रेंड्स आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस में उसको हम सही कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करें। और इसी के मुद्दे के ऊपर जो आरबीआई का एक रेगुलेट आया है कि मैंडेट दिया हुआ है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो उसके हिसाब से जो आरबीआई का जो भी मैंडेट है वो सही है, जिस तरीके से आरबीआई इनको रेगुलेट करके चल रहा है। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं कि 20 साल हो चुके हैं, अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो उन रिफॉर्म्स को आप लेकर आइए। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो भारत का तजुर्बा है, पिछले जो 2 डिकेड्स गुजर चुके हैं, अभी 2 डिकेड्स हो चुके हैं कि हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स को हमने आज्ञा दे दी थी कि वो भी आकर जो है अपना सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर 20 सालों में देखा गया है ठीक रहा। रीअश्योरिंग, उसको अभी ज़रूरत है कि रीअश्योर किया जाए और सही तरीके से चले, और ज़्यादा रिफॉर्म्स की अभी ज़रूरत है अगर हमने एक वाइब्रेंट मार्केट बनाना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स अगर हमने यूटिलाइज करने हैं कि बाहर से भी फंड अट्रैक्ट कर सके इस इंडस्ट्री में, और जो कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो मिले, इकोनॉमी में भी वृद्धि आए, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तभी मुमकिन हो पाएंगी अगर थोड़ा सा और सही करें रिफॉर्म्स को। तो अगर अच्छा कंपटीशन होगा आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो फिर जो कॉस्ट होती है, जो एक इंसान अगर इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसको जो पैसे देने पड़ते हैं तो वो कम होगी, जो सर्विसेज होगी वो इम्प्रूव होगी, और जो कंज्यूमर जो है ना उसके पास चॉइसेस जो है बढ़ जाएंगी। जब चॉइसेस बढ़ेंगी तो कंपटीशन हमेशा हार्ड होता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस के जो यहाँ पर जो तरीका है, जो उसके अप्रोच है वो ज़्यादा है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसके हिसाब से। आगे बात करें कि अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, तो ये अभी भी डोमिनेंट प्लेयर है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसके पास
जो एसेट्स हैं वो है 31 लाख करोड़ के एसेट्स, जिसको ये मैनेज कर रही है LIC। तो कई बार भारत सरकार भी कहती है कि यहाँ से भी पैसे दो हमें, तो हम यहाँ से पैसे लेकर हमने भारत की इकोनॉमी में जो बजट बनाते हैं तो उसके लिए हमने यूज करना है। तो RBI से भी भारत सरकार पैसे वैसे ले चुकी है, 1,25,000 करोड़ जो रुपए हैं वो ले चुकी है जब से जो नए गवर्नर बने हैं RBI के शक्ति कांता दास, उनके आने के बाद जो 1.25 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार RBI से भी ले चुकी है, जब जो RBI के पास रिजर्व होता है उसमें से। और बिल्कुल वैसे ही LIC से भी भारत सरकार ऐसे ही करना चाहती थी, LIC को भी मर्ज करना चाहती थी। तो आगे बात कर रहे हैं, अगर बात करें आने वाले समय का जो बजट आएगा तो उसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए कि जो बजट आएगा उसमें प्रॉमिस करे कि जो LIC की जो होल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो इसके पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, एसेट्स पड़े हैं, उसको अभी और बड़े तरीके से बढ़ाने के लिए IPO की तरफ से इसको लाया जाए। तो IPO क्या होता है, इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो कोई भी कंपनी जो है जब पहली बार अपने जो शेयर्स हैं उनको ओपन मार्केट में खोल देती है कि जो है शेयर होल्डर्स वो उनके शेयर्स खरीदें, ओके, तो ऑफर करती है, तो उससे पैसा जुटाती है कंपनी IPO की तरफ से। तो वो पैसा जो आम इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं, फिर पैसा जाता है कंपनी के पास, उसके पास एसेट इकट्ठा होता जाता है और फिर उसी पैसे को आगे यूटिलाइज करती है जिस पर्पस के लिए वो पैसा जुटाया होता है। तो यहाँ पर बजट में बात कर रहे हैं कि LIC को भी थ्रू IPO आप जो है इसको यूज करो, इससे भी पैसा काफी इकट्ठा कर लेगी और बढ़िया तरीके से पैसे का जुगाड़ जो है बनता जाएगा LIC के लिए। आगे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने पैसा लगाना है उनको भी जो है बेनिफिट्स उनके इंश्योर करने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि LIC अभी भी 2/3 जो है जो नए बिजनेस प्रीमियम आते हैं उन्हीं को उनका अभी भी ये अकाउंट जो है होल्ड करके चलती है। और अगर इसको और लिस्टिंग करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी अगर लेकर आते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और जो बूस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब जो मार्केट से पैसा उठाते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं इन्वेस्टर्स को, फिर उनका जो इंटरेस्ट जाता है, तो इस पूरा एक मार्केट चलती है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इसमें भी बहुत अहम रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई गाड़ी भी खरीदी है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, ओके, तो वो आपको बेनिफिट करता है किसी ना किसी तरीके से, आप कंज्यूमर हो एज। तो यहाँ पर इन्वेस्टर की बात की गई है जो उसी पैसे में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी को पैसा उसकी जो कैपिटल है उसको एनहांस करने के लिए। जो प्रीमियम पेमेंट्स होती हैं तो ठीक है, तो वो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होते हैं जिनका इंश्योरेंस करते हुआ, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड होती है। इसके लिए जो प्रोडेंशियल नॉर्म्स जो चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी कि और जो कैपिटल जो प्रीमियम कलेक्शन बढ़ा सके अपने हिसाब से, तो उसके लिए जो नॉर्म्स जो है उनको सही करना होगा और बढ़िया तरीके से रिफॉर्म जो है अगर लेकर आती है सरकार, जो भी लूप होल जिन जिन एरियाज में रहते हैं उनको सही करती है, तो प्रीमियम कलेक्शन जो है उसमें भी राइस जो है आ सकता है, कैपिटल और बढ़ सकता है कंपनीज का। और आगे बात करें कि सरकार को क्या चाहिए, यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, FDI आती है बाहर से, उसको 49% से 74% तक बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो कि जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके पास भी मेजोरिटी कंट्रोल रहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो इससे फायदा होगा। इससे क्या होगा, अगर बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको भी कंट्रोल देते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जो अंडर इंश्योर्ड इंडिया है, मतलब जहां पर पैसे की अभी कमी देखने को मिल रही है, तो वहां पर जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है 3.69% के हिसाब से जो है GDP के हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आज़ादी मिली है प्राइस कंट्रोल्स के ऊपर 2007 में, तो उसके बावजूद भी जो जनरल इंश्योरेंस है वो लैक कर रही है जो लाइफ इंश्योरेंस है एज ए कंज्यूमर। सो लाइफ इंश्योरेंस के प्रति कम जो है यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है ज़्यादातर नॉन लाइफ प्रोडक्ट के ऊपर भी ही कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा जो है ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो नॉन लाइफ कंपनीज जो है इनको भी अपने आप को जो है, और आखिर में बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट द फ्रीडम फ्रॉम प्राइस कंट्रोल्स इन 2007, जो जनरल इंश्योरेंस है वो लैक कर रही है जो लाइफ इंश्योरेंस एज ए कंज्यूमर, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो नॉन लाइफ प्रोडक्ट खरीदता है उसको वो चीज महंगी नजर आती है कि ज्यादा महंगा हो जाता है काम। सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या चीजें आ जाती हैं जहां पर लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं, अगर किसी घर का इंश्योरेंस हो गया, किसी दुकान का इंश्योरेंस हो गया, किसी गाड़ी आपने खरीदी उसका इंश्योरेंस हो गया, तो ये नॉन लाइफ सभी इंश्योरेंस हैं। तो यहाँ पर कंपनीज जो है नॉन लाइफ कंपनीज, इनके बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर ये
व्यू करते हैं, जिस तरीके से जो फायदा जो मिलना चाहिए कंज्यूमर को नहीं मिलता, जिसकी वजह से महंगा भी लगता है। और जो दूसरा रीजन यही है कि विश्वास की कमी। तो यह भी एक रास्ता है जिसकी वजह से नॉन लाइफ कंपनीज जो है उनके प्रति कंज्यूमर का झुकाव वो बहुत कम रहता है। और लाइफ इंश्योरेंस वो बिल्कुल सही, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव ज्यादा है। जो नॉन लाइफ कंपनीज है इनको इम्प्रूव करना चाहिए, जो इनका अंडरराइटिंग डिसिप्लिन है, और जो ये बेस प्राइस करते हैं किसी भी असेसमेंट, जो कोई भी रिस्क होता है, कोई भी किस भी तरह की ये इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्राइसिंग है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये प्राइस लगा रहे हैं, जो किस तरीके से ये प्रीमियम ले रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केट है, जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं, उन वो ऐसी मार्केट हमें क्रिएट करनी है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज के रिगार्डिंग जो भी इंश्योरेंस हो सके वो भी उसके में भी वृद्धि हो। जो भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके अभी के लिए ऐसा है कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी हो उससे कोई भी नुकसान होता है, कोई घर चला गया या पानी में बह गया या जल गया, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के बतौर पर, तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो उसके लिए भी एक अच्छी मार्केट जो है बॉन्ड मार्केट हमें क्रिएट करनी होगी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी एक मार्केट ओरिएंटेड एक अदारा बनाना होगा आने वाले समय में। और ऐसे रिफॉर्म्स जो है बहुत ज़रूरी है अगर नॉन लाइफ बिजनेस को ग्रो करना है एंड जो रिस्क है उसको हटाना है। तो रिस्क तभी हटेगा जब इंश्योरेंस आप प्रोवाइड करोगे। तो मार्केट में रिस्क रहता है, उसका बहुत सारे रीजन यही होते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं जब ऐसी कोई भी कैलामिटी आती है। ऐसी किसी भी तरह का जो रिस्क जो है किसी कंज्यूमर के सामने खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस का नुकसान हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस नहीं होती क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं ना इंश्योरेंस करवाने के, तो उससे जो है नुकसान होता है कंज्यूमर का, किसी भी कंपनी का जो यहाँ पर वर्क कर रही है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें इंश्योरेंस रिफॉर्म की बात की गई है। बहुत सारे की पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। सो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।